हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल विद रवि गुप्ता। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 आपका है जो कि कोलबर्ग से संबंधित। कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो नैतिक सिद्धांत के विकास से संबंधित थी, मतलब मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित थी। मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिकता से संबंधित थी। क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग की थ्योरी में। तो आइए डिस्कस करते हैं थ्योरी को डिटेल में। चैप्टर 7 कोलबर्ग की थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल मतलब नैतिकता। नैतिकता क्या होती है, क्या गलत और क्या सही, इसके बारे में क्या डिसीजन लिया था कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में, वो आप समझते हैं। ये जानिए पहले, सबसे पहले देखिए कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये इनकी थ्योरी का नाम है, कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत। ये है आपके कोलबर्ग, स्मार्ट मैन है। देख लिया, अब आगे बढ़ता है। अब इन्होंने मोरलिटी मतलब क्या होता है, क्या गलत क्या सही। अगर मान लो कि हम किसी ऐसे काम में फंस जाते हैं, हमारे पास कोई ऐसा काम आ जाता है, तो हम या फिर कुछ ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हमको क्या डिसीजन लेता है, क्या डिसीजन ले। मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की फैमिली कोई बीमार है और उस वक्त आपका एग्जाम भी लग जाए, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि हमको करना क्या है, या हम अपने अपने करियर की तरफ जाएं या इनकी दवा लेके अपना एग्जाम छोड़ दें। तो यही होती है मतलब नैतिकता, यही होती है आपकी मोरालिटी। क्या गलत क्या सही, उस चीज पे हम कैसे निर्णय लें, इस बारे में, इससे रिलेटेड इनकी थ्योरी है, मोरालिटी से संबंधित है। आप समझो डिटेल में। डिटेल में क्या, पहले एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब मोरल मोरल रीजनिंग क्या होती है, नैतिकता शक्ति होती है, राइट और रॉन्ग, गलत और सही के बारे में हमको क्या डिसीजन लेता है, इसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग होती है। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया, लव मैरिज और टू चूज पेरेंट्स। मान लो कि आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते हैं, ठीक, प्यार करते हैं, और आप माँ बाप आपको बहुत प्यार करता है। अब यहाँ पे आप फंस गए कि आप माँ बाप के पास जाएंगे कि अपनी लव लाइफ के पास जाएंगे। तो यही होता है, ये मोरल रीजनिंग होती है कि आप किसकी तरफ जाएंगे। राइट और रॉन्ग का डिसीजन आप ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको राइट और रॉन्ग के बारे में डिसीजन लेना है कि हम अपने प्यार की तरफ जाएंगे कि अपनी मम्मी पापा की तरफ जाएंगे। इसी को बोलते हैं मोरल रीजनिंग, नैतिकता शक्ति बोलते हैं। हिंदी में लिखा है, कोई बात नहीं। अब मोरालिटी नैतिकता क्या होती है, गलत और सही। मान लो कि आप जब गाड़ी चला के वहां पहुंचते हैं मेन चौराहे पे, तो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे होते हैं। अब लाल बत्ती जल रही है, तो आप आपका कहीं ना मोरालिटी, आपकी कहीं ना कहीं नैतिकता है कि हम वो रेड लाइट को जंप करके आगे ना बढ़े। जब तक वो हरी बत्ती नहीं चलती तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमारी नैतिकता है कि हमको नहीं जंप करना है। ये हमारे अंदर कोई गुण है ना, जो समाज के द्वारा कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको हमको फॉलो करना है। यही हमारी मोरालिटी होती है, गलत और सही के बारे में डिसीजन लेना। रूल्स मेड बाय सोशल, सामाजिक समाज के द्वारा बनाए गए नियम। गाइस, अगर हिंदी में कोई त्रुटि हो तो आई एम सो सॉरी। इंग्लिश में मैं जो बोल रहा हूं या जो लिखा है वो एक्यूरेट होगा। अब आगे मोरल डायलेमा की बात, नैतिक, क्या हिंदी में बोलते हैं, नैतिक असमंजस। अब मान लो कि जब सपोज करो आपकी गर्लफ्रेंड है और आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम लगा हुआ है कि मतलब कि आपका एग्जाम लगा हुआ है किसी सरकारी नौकरी का, और रास्ते में आप जाओ कि आपकी गर्लफ्रेंड का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। अब आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाऊं कि मैं अपना एग्जाम देने जाऊं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है आपको अपने सेंटर तक पहुंचने की। अगर आप अपने सेंटर पे नहीं पहुंच पाओगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, और अपनी गर्लफ्रेंड को उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाओगे तो शायद वो कल को मर जाए। तो इसी को बोलते हैं मोरल डायलेमा, नैतिक असमंजस। ये बात आपको क्लियर होगी। मॉरल डिलेमा क्या बोलते हैं, जहां पे आप, डिलेमा मतलब क्या होता है, असमंजस होता है, जब कभी मतलब ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हमको करना क्या है, तो इसे बोलते हैं मॉरल डिलेमा। अब ये क्या होता है, एग्जांपल लव वन एक्सीडेंट मैंने अभी बता दिया, डिसीजन टेकिंग इन मॉरल डिलेमा। इसमें आपको डिसीजन थिंकिंग लगानी है, आपके जो कॉग्निशन होता है आपके दिमाग के बेस पे, आपके संज्ञान के बेस पे आपको इसमें डिसीजन लेना होगा कि हमको क्या करना है, क्योंकि उतावले नहीं होना है कि अपने दिमाग से सोचना हमको करना क्या है। अब एक कहानी थी हाइंस की, आप लोगों ने सुनी होगी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको डिटेल बताते हैं। हाइंस वाइफ वाज डाइंग फ्रॉम द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। जो हाइंस था, गाइस मैंने पहले बोला हिंदी में गलत लिखा हुआ। हाइंस की जो पत्नी थी वो एक बहुत ही बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर सेट एक मिनट, डॉक्टर सेट अ न्यू मेडिसिन माइट सेव हर। डॉक्टर ने कहा जो एक नई दवा है वो उसकी जान बचा सकती है। अब सुनो, द मेडिसिन had been discovered by the local chemist, and the Heinz tried to disappear to buy some, but the chemist was changing 10 times the money it cost to make the medicine, and this was much more than Heinz could afford। कहने मतलब क्या है कि जो वो दवा थी वो एक लोकल जो केमिस्ट था, जो केमिस्ट क्या बोलते हैं,
वो जो जहां से आपको दवा मिलती है, ठीक है, तो उसके पास ही वो दवा है, और वो जो दवा का जो पैसा है ना, वो 10 गुना बढ़ा के ले रहा है। अब लेकिन वो दवा है उसकी बीवी की जान बचा सकती है, किसी हाइट्स की बीवी की जान बचा सकती है। आप सुनो आगे। Heinz don't have enough money to buy medicine and he told his economic status to the chemist, but chemist refused to give medicine. अब हाइंस के पास पैसा नहीं है उस दवा को खरीदने के लिए। भैया अपनी उसने आर्थिक स्थिति बता दी, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मेरे पास पैसा नहीं दवा खरीदने के लिए, अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए। ये बात हिंदी में बोली गई है। आप समझो आगे क्या लिखा है। सो here Heinz couldn't leave his wife dying, so he broke the chemist shop and stole the bug. अब क्या हुआ कि भाई से सब कुछ तो बता दिया था, भैया मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दवा नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन वो जो दवा खाना था, जब केमिस्ट था उसने मना कर दिया, बोला कि भैया आप पैसे नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे। तो भैया उसने क्या था, जो हाइंस था बंदा बेचारा, गरीब व्यक्ति, जो गरीब इंसान था, वो एक हाइंस नाम का बंदा था, वो गरीब था। फिर उसने क्या डिसीजन लिया, भैया उसको अपनी बीवी की जान बचानी थी, तो बीवी की जान बचानी थी तो क्या करना था, भैया उसको चोरी करनी थी। उसने दुकान का ताला तोड़ा और दवा चुरा लाया। ठीक, तो पूरी कहानी पर मैं समराइज करके बताता हूँ। एक हाइंस नाम का व्यक्ति था, तो उसकी बीवी की बहुत तबीयत खराब थी, और लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे दवा खरीदने के लिए। हालांकि उसने अपनी आर्थिक स्थिति दुकानदार को बताई थी, लेकिन दुकानदार क्या था, उसने मना कर दिया दवा देने के लिए। बोला नहीं भैया आप 10 गुना जब दवा का पैसा दोगे तभी हम आपको देंगे, क्योंकि वो जो दवा थी वो दुकानदार 10 गुना ज्यादा पैसे बेचा था। लेकिन भैया गरीब व्यक्ति था, हाइंस वो दवा नहीं खरीद सकता था, और वो चाहता भी था कि मेरी बीवी बच जाए। तो उसने क्या किया, दुकान का ताला तोड़ दिया, दवा चोरी कर ली। अब यहाँ पे क्या था, अब भैया उसकी बीवी तो मर रही है, तब क्या है, एक तब यमराज खड़े उसकी बीवी को लेने के लिए, तो तभी भैया उसने ये कदम उठाया था कि दवा चोरी करने के लिए। अब कोलबर्ग ने कुछ क्वेश्चन पूछे, एक थ्योरी, मतलब ये जो कहानी मैंने आपको समझाई है, पढ़ाई है, बताई है, उसके संदर्भ में कोलबर्ग के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब उनको जानते हैं। पहले मैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप जानो कुछ क्वेश्चन करो। हाइंस मतलब इन्होंने क्या किया था, जो कोलबर्ग ने कुछ लैब में जाकर कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछे, या वो कहानी सुना के लोगों से कुछ क्वेश्चन पुट अप किए। शुड हाइंस हैव स्टोलन द ड्रग, क्या उसे दवा चोरी करनी चाहिए थी, दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ये कोलबर्ग का कहना था। फिर अगला क्वेश्चन था, शुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिड नॉट लव हिज वाइफ, क्या यह कुछ भी नहीं बदलेगा यदि वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता। आगे बढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ, अब इन दो तर्क पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 स्टेज दी थी और 6 नहीं सॉरी 3 लेवल दी थी और 6 स्टेज दी थी। हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेज थी। तो मतलब कहने मतलब क्या था, किनका कहना मतलब था, कोलबर्ग ने कहा क्या क्या वो जो हाइंस था उसको दवा चुराना चाहिए था या अपनी बीवी को मरने देना चाहिए था। ये बात कोलबर्ग के टर्म्स में थी। तो उसी के टर्म्स में इन्होंने 3 स्टेज दी है और सॉरी 3 लेवल दिए और 6 स्टेज दिए। ठीक है, तो 3 स्तर दिए और 6 चरण दिए। अब उनको समझते हैं इसी के संदर्भ में। तो पहला का जो है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको बोलते हैं रूढ़िगत नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत। गाइस थोड़ा हिंदी में थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं निकल रहा होगा, पर आप सॉरी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ पर आप हिंदी में ध्यान रखना। प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, तो यह अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष के बीच की अवस्था की 4 से 10 वर्ष के बीच की अवस्था मानी जाती है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है। ये सबसे जो आपका मोरालिटी होती है सबसे निचला स्तर होता है। इस अवस्था में बाहर से मिलने वाले पुरस्कार व दंड तथा क्या सही और क्या गलत है इस पर आधारित होती है। ठीक है, आप समझो इनके जो 6 स्टेज है, अब वो समझो। तो पहले जो पहला लेवल था, क्या प्री कॉग्निशन का पहला लेवल है, तो इसके अंदर क्या आता है, पहला स्टेज जो आती है ओबीडियंस और पनिशमेंट। ठीक है, ओबीडियंस मतलब होता है कि कैसा आप मतलब बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, पनिशमेंट कैसा उसको वो मिल रही है, सजा मिल रही है। तो पहले हम समझते हैं फिर समझाते हैं। यह बाहरी सतह पर आधारित होती है। इस चरण में नैतिक सोच सजा पे संबंधित होती है, अर्थात कोई गलती कार्य करने पर दंड दिया जाता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो हम दंड करेंगे। तो कहने मतलब था ओबीडियंट और पनिशमेंट, मतलब यह ओबीडियंट और पनिशमेंट का मतलब ये होता है, अगर आप कोई कार्य नहीं करते, मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको होमवर्क दिया है, अगर वो होमवर्क नहीं करके आपने होमवर्क दिया, आपने कहा कि घर से होमवर्क करके लाना, लेकिन नहीं करके लाया तो आपने उसको सजा दी, तो उसको बोलते हैं ओबीडियंस और पनिशमेंट। अगली आती इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। आप समझो इसको, पढ़ लो कि समझ
समझाते हैं। इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति के केंद्रित तथा एक दूसरे के हित साधने का चिंतन होता है। इस चरण में वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। जैसे हम दूसरे की इच्छा को पूरी करें तो वह दूसरा भी हमारी इच्छा को पूरी करे। आप समझो यहाँ पे क्या बात बोली गई, इंस्ट्रूमेंटल इंडिविजुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टेट। टिट फॉर टेट मतलब जैसे को तैसा। इस अवस्था में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, कल को अपना टिफिन खिलाया था हमको, कल को मतलब मैं और मेरा दोस्त छोटे, मान लो हम लोग छोटे हैं, एक स्कूल में पढ़ रहा है। कल मेरा दोस्त मैगी लेके आया था, आज उसने मुझे मैगी खिलाया, तो लेकिन मेरी मम्मी ने कल कल जो मुझे बना के टिफिन में पोहा भेजा तो मेरे दोस्त को खिलाया। तो मैंने अपने दोस्त से बोला तूने मुझे कल मैगी खिलाया था, तो मेरे दोस्त बोलता है कल मैंने तेरे को मैगी खिलाई थी, आज तो मुझे अपना पोहा खिला। मतलब लेन देन, आपस में लेन देन, मतलब टिट फॉर टेट, जैसे का तैसा। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, मतलब जैसे का तैसा, मतलब आपस में एक्सचेंज करना, किसी चीज को आपस में बदलना या एक्सचेंज करना, या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। मतलब क्या होता है भैया, जैसा आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे हम आपके साथ जैसा वैसा व्यवहार करेंगे। आप मुझे अपनी चीज खिलाओगे तो भी हम आपको अपनी चीज खिलाएंगे। तो फिर ना के इस अवस्था में इस सेकंड स्टेज में यही बोला गया है। ये बात आप क्लियर हो गई कि नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं दोबारा इस टॉपिक को फिर से समझा दूंगा। नहीं तो हो सके तो मेरे जो वीडियो को है दोबारा रिपीट करके देखना, समझ जाओगे आप लोग। अब आती कन्वेंशनल लेवल, मॉडर्न रिलेशन। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष के बीच की होती है। दूसरा लेवल चालू हो गया। इस अवस्था में लोग एक पूर्ण आधारित सोच में चीजों को देखते हैं। जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माता पिता या बड़े के समान सामना ही होता है। अर्थात जैसे उनके माता पिता रहे होंगे वैसे ही मिलते जुलते उनके बच्चे में कुछ ना कुछ गुण पाए जाते होंगे। आप समझते हैं। दूसरे लेवल की तीसरी स्टेज, ठीक है, तीसरी स्टेज। अब इसमें क्या था, गुड गर्ल नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बालक अपने माता पिता की नजरों में एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि बच्चे को कुछ होमवर्क दिया है और बच्चा काम करता है या उसका रिजल्ट आता है तो अच्छा, जब वो पढ़ता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो अपने माँ बाप की नजर में जब वो अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उसको बोलता है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। ये आपके दूसरे लेवल की तीसरी स्टेज है। अब अगला आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। पहले समझो फिर बताते हैं, पहले आप पढ़ो फिर समझाते हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित होती है। यहाँ लोक में नैतिक निर्णय आदेश तथा कर्तव्य पर आधारित होती है। इस जैसे इसमें किशोर का सोचना होता है कि समाज अच्छे से चले, इसलिए सबको समाज के दायरे में ही रहना चाहिए। अब समझो ये क्या था, दूसरे लेवल की चौथी अवस्था है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जैसे मैंने बात की है, जैसे मान लो कि मैं एक चौराहे पे पहुंचता हूँ, वहां पे लाल बत्ती जल गई है तो हमको रुकना है क्योंकि सब लोग रुके होंगे क्योंकि वो रूल समाज के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, जब लाल हरी बत्ती जलेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो और उनको कहीं ना कहीं मेरी नैतिकता है ना, मैं उनको फॉलो करूंगा। अगर मैं उनको तोड़ूंगा तो हमारे सामने पुलिस खड़ी है, हमको सजा देगी। हमको नहीं तोड़ना, अगर हम तोड़ेंगे तो सब लोग तोड़ेंगे ना। तो जो रूल समाज के द्वारा बनाए गए हैं उनको हमें फॉलो करना है, तभी उनको बोला गया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब आती है आपकी तीसरी अवस्था जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्थान, गैर पारंपरिक नैतिक अवस्था। यह 13 वर्ष के ऊपर मानी जाती है। यह आपका तीसरा लेवल है। अब इसमें पांचवी स्टेज आती है, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। पहले वो पढ़ लो फिर बताते हैं। यह चरण मूल अधिकार व मूल सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल अधिकार और मूल सिद्धांत कानून से भी ऊपर होते हैं। व्यक्ति यह भी सोचने लगता है कि वह किस हद तक मूलभूत मानव अधिकार के मूल्यों का संरक्षण करे। अब मान लो कि सपोज करो कि आपका कोई दोस्त है और बहुत ही अधिक बीमार है और वो एम्बुलेंस के अंदर है। ठीक, एम्बुलेंस के अंदर है लेकिन वो एम्बुलेंस वहां रुक गई मेन चौराहे पे जहां लाल बत्ती जल रही है। हमारा क्या है भैया, सपोज करो कि मेरा दोस्त है और बहुत बीमार है, लेकिन अब क्या है भैया, दोस्त बीमार है और इमरजेंसी है, तो हमको क्या है वो वाला जो जो समाज के द्वारा जो बनाया गया रेगुलेशन हमको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। जो भैया मेरे दोस्त की जान जा रही है ना। तो ये सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, कुछ चीज ऐसी होती है जो हमको कुछ जो रूल रेगुलेशन समाज के द्वारा बनाए गए उनको हमको तोड़ना पड़ता है।
उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है, किसी की जान बच रही है तो हम जाएंगे आगे, तो उसको बोलते हैं सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हुई है। अब आता है तीसरी लेवल का आखिरी स्टेज, जो कि छठा स्टेज है। नीचे देखिए क्या बचा, थोड़ा सा बचा हुआ, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में जब कोई कानून या आत्मतन के द्वंद में फंस जाते हैं, जब व्यक्ति यह तर्क करता है कि आत्मतन की आवाज के साथ चलना चाहिए या कानून के साथ, बाद में व्यक्ति अपनी अंतर्त्व को महत्व देता है और उस काम को अपने अनुसार करता है, चाहे वह निर्णय जोखिम बड़ा या क्यों ना हो। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर हैवी मतलब हाई लेवल का इनकम टैक्स लगा दिया गया, भैया वो पूरा दब गया है इनकम टैक्स से, मतलब इतना सरकार ने वो लगा दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिए। अब वो व्यक्ति क्या है, वो सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि भैया पहले सपोज करो कि जैसे मान लो कि आपका बिजली, अच्छा अब ये नहीं समझ पाए, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि बिजली का बिल है, ठीक है, पूरे समाज से बहुत ज्यादा पैसा लिया, आपकी रीडिंग आती जो आती, एक रीडिंग का जैसे मान लो कि एक यूनिट का अगर मान लो 6 या 7 रुपए है, लेकिन सरकार आपसे 20 रुपए ले रही है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति क्या है, वो उसके खिलाफ जा रहा है। एक व्यक्ति भैया यूनिवर्सल इथिकल, मतलब यूनिवर्सल इथिकल मतलब होता है कि सभी के लिए वो एक जो बंदा है वो लड़ रहा है। भैया एक मीटर का जो एक यूनिट का जो 6 और 7 रुपए, तो आप 20 रुपए क्यों ले रहे हो? वो पूरा समाज नहीं लड़ रहा, वो खुद अकेले जा रहा है, कह रहा है नहीं, वो सरकार के खिलाफ जा रहा है कि नहीं, अगर 6 रुपए तो 6 रुपए ही लो, 20 रुपए क्यों ले रहे हो? वो अकेला बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे यही बात आती है कि भाई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यह होता है कि आप किसी किसी चीज के खिलाफ जाना, जो चीज अगर मान लो कि जो चीज जानबूझ से गलत लगाई गई है, उसके हम उसके अगेंस्ट खिलाफ जाते हैं तो गलत नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। कुछ एक्स्ट्रा और पॉइंट है दोस्तों, अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं अटेंशन के रूप में दिया है, अब जानते हैं। कैरन गिलिगन नाम की जो महिला थी, जिन्होंने कहा थी कोलबर्ग की जो मॉडल की जो जो थ्योरी है वो जेंडर बायस है। वो जेंडर बायस क्या होता है, पक्षपात है, लिंग पक्षपात है, बिकॉज इन्होंने इसमें सिर्फ लड़कों के ही सैंपल लिए थे। कैरन गिलिगन ने कहा था कि कोलबर्ग की नैतिक लिंग पक्षपात सिद्धांत है, क्योंकि उन्होंने केवल लड़कों के ही नमूने लिए हुए थे। बस ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि क्योंकि ये जेंडर बायस है और ये इनकी थोड़ी कहीं ना कहीं थी प्याजे से प्रभावित थी, और जो इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था वो सिर्फ लड़कों पे ही किया था, लड़कियों पे नहीं किया था, तभी कैरन गिलिगन नाम की जो महिला थी, इनकी थ्योरी को जेंडर बायस कर दिया और कल्चर बायस कर दिया। आई होप अब ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एक बार मेरी थ्योरी को दोबारा आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए और कमेंट भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।